जय हिंद दोस्तों। इस वीडियो में हम पशुओं में होने वाले संकर प्रजनन के बारे में बात करते हैं। दोस्तों, प्रजनन होता क्या है? प्रजनन में नर व मादा जनकों के द्वारा संतानोत्पत्ति ही प्रजनन कहलाता है। अब संकरण की आवश्यकता क्यों पड़ी? देखो, एक तो होता है कृत्रिम गर्भधान और एक होता है संकरण। कृत्रिम गर्भधान में तो मादा की योनि में कृत्रिम रूप से नर के सीमन को ट्रांसफर किया जाता है। संकरण में क्या होता है कि या तो एक ही प्रजाति हो सकती है, अलग अलग प्रजाति होती है, इन दोनों को क्रॉस कराया जाता है और इन दोनों को या तो आर्टिफिशियल रूप से क्रॉस कराया जाता है या फिर नेचुरली रूप से क्रॉस कराया जाता है। तो आजकल नेचुरली रूप से तो क्रॉस कराना संभव कम है और आर्टिफिशियली रूप से उनको क्रॉस कराया जाता है। अब बात यह आती है कि हम कोई पशु है जिसमें नर और मादा है, उनको क्रॉस करा रहे हैं, तो इस संकरण की जरूरत क्यों पड़ी? संकरण की जरूरत इसलिए पड़ी कि कई बार जो पशु होते हैं, जैसे गाय का एग्जाम्पल लेकर के चलते हैं, तो उनमें किसी गाय में दूध कम देती है, कोई यदि भार वाहक है तो उसमें कमजोर नस्ल की गाय है, और मेन चीज तो दूध ही होता है, कम दूध देती है। तो उत्पादकता क्षमता को बढ़ाने के लिए हम क्रॉसिंग कराते हैं, संकरण करवाते हैं, जिससे कि क्या है, एक नई प्रजाति जन्म लेती है और उस नई प्रजाति में अच्छी विशेषताएं होती है। समझ गए? तो संकर प्रजनन होता क्या है, अब ये कितनी विधियों से किया जाता है उसके बारे में देखते हैं। तो जो प्रजनन है, संकरण है, वो मेन दो विधियां हैं। एक तो है अंतः प्रजनन और दूसरी बहिर्प्रजनन। अंतः प्रजनन को कहते हैं इनब्रीडिंग, अंतः प्रजनन को कहते हैं इनब्रीडिंग और बहिर्प्रजनन को कहते हैं आउटब्रीडिंग। अब अंतः प्रजनन होता क्या है? अंतः प्रजनन में 4 से 6 पीढ़ियों, जैसे एक ही जनरेशन की 4 से 6 पीढ़ियां ली जाती हैं। जैसे कि माँ हुई, माँ की बेटी, बेटी की बेटी, ऐसे चल के ये एक ही परिवार के सदस्य होते हैं। तो इनकी जब 4 से 6 पीढ़ियों के मध्य संकरण कराया जाता है तो उनको अंतः प्रजनन कहते हैं। एक ही पीढ़ी के होते हैं वो, इस प्रकार से पीढ़ी दर पीढ़ी संकरण कराया जाता है। अब ये कराया क्यों जाता है, इससे क्या लक्षण होते हैं? तो ये ध्यान में रखना कि इसमें जो लक्षण होते हैं अप्रभावी लक्षण होते हैं, क्योंकि कई बार जो जनकों में हम संकरण कराते हैं तो उसमें कुछ लक्षण तो मेल के आते हैं, नर के आते हैं, और कुछ मादा के आते हैं। अब वो जनरेशन बच्चों में आ गए, बच्चों से फिर बच्चों में आएंगे, तो उसमें कई बार तृतीय पीढ़ी के भी लक्षण आ जाते हैं। तो इसमें अधिकतर अप्रभावी लक्षण ही प्रकट होते हैं और कई बार क्या है, घातक जीन भी यहाँ पे प्रकट हो जाते हैं। इसमें उत्पादक क्षमता कम हो जाती है, रोग प्रतिरोधकता भी क्षमता कम होती है, इसमें ठीक अच्छी नहीं रहती है संकरण कुल मिलाकर के ये है। और नस्लों में शुद्धता बनी रहती है, बस इतना है। नस्लों में शुद्धता क्यों बनी रहती है? क्योंकि वो अपने पीढ़ी से ही तो आ रहा है, अपने पिता से आ रहा है या अपनी माता से आ रही है, इन्हीं के लक्षण उसमें झलक रहे हैं। और उससे आगे चले तो जैसे अपने दादा दादी इनसे आ रहे हैं, मतलब एक ही जनरेशन। जैसे मनुष्यों में पीढ़ी होती है, ऐसे जानवरों में भी पीढ़ी होती है, पीढ़ी दर पीढ़ी, तो उनके मध्य आपस में क्रॉसिंग कराई जाती है, तो उसको हम अंतः प्रजनन कहते हैं। अब ये 2 प्रकार के होते हैं, एक तो होती है क्लोज ब्रीडिंग और दूसरा होता है लाइन ब्रीडिंग। क्लोज ब्रीडिंग में क्या है, इसमें 1 या 2 पीढ़ियों के मध्य संकरण कराया जाता है। जैसे कि माता बेटा, पिता बेटी, भाई बहन, जो रिलेशंस होते हैं पशुओं में, तो 2 पीढ़ी तक ही रहते हैं। या तो बाप बेटी हो जाएगा, माता बेटा हो जाएगा, तो 2 पीढ़ियां ही तो हैं। तो इनके मध्य जब संकरण कराया जाता है तो इसको क्लोज ब्रीडिंग कहते हैं। ठीक है।
स्प्लिंग थोड़ा सा देख लेना है ना। दूसरा होता है लाइन ब्रीडिंग। लाइन ब्रीडिंग में क्या है, कम से कम 3 से 6 पीढ़ियां यहाँ पे ली जाती है, जैसे चचेरे मोमरे भाई बहन, चौथेले भाई बहन, तो 3 से 6 पीढ़ियां आ जाती है। जैसे बेटी बेटी की बेटी में नहीं कराया जाता, बेटी की बेटी में कराया जाएगा तो वो 3 पीढ़ी आ गई, तो 3 पीढ़ियां जिसमें आ जाती है उसको अंतःवर्षीय प्रजनन यानी कि लाइन ब्रीडिंग कहते हैं। तो दोनों में ध्यान आ गया, एक है 2 जनरेशन के बीच में संकरण कराया जाता है तो क्लोज ब्रीडिंग, और 3 से 6 जनरेशन के मध्य संकरण कराया जाता है तो लाइन ब्रीडिंग। दूसरा है आउट ब्रीडिंग। आउट ब्रीडिंग का मतलब है इसमें जो संकरण करवाया जाता है वो रिश्तेदार नहीं होते, मतलब एक जनरेशन के नहीं होते, दूसरी जनरेशन के होते हैं, ठीक है। तो इसमें फायदा क्या है, फायदा यह है कि प्रजनन और उत्पादन क्षमता बढ़ती है, रोग प्रतिरोधकता क्षमता बढ़ती है, और नस्लों में शुद्धता नहीं रहती। क्यों नहीं रहती, क्योंकि वो दूसरी जाति का है। दूसरी जाति का मतलब ये नहीं कि जैसे गाय है तो गाय की दूसरी नस्ल हो सकती है, वहाँ पे होती गाय में, जबकि एक नस्ल के में तो क्या होता है, जैसे कोई बछड़ा जन्म दिया है तो बछड़े का फिर उसकी माँ, इन दोनों में संकरण है तो ये तो एक समजाति हो गया, अंतर प्रजनन हो गया। लेकिन एक गाय का और दूसरी गाय से कोई रिलेशन नहीं है, मतलब उसी कास्ट की हो सकती है, अलग नस्ल की हो सकती है, ठीक है। तो उनके मध्य जब संकरण कराया जाता है तो उसको आउट ब्रीडिंग कहते हैं। तो आउट ब्रीडिंग में सबसे ज्यादा फायदा है, प्रजनन और उत्पादन क्षमता बढ़ती है, रोग प्रतिरोधकता क्षमता बढ़ती है, और शुद्धता नहीं रहती क्योंकि वो एक जनरेशन के नहीं है, इस वजह से। अब ये भी 4 प्रकार के होते हैं, आउट क्रॉसिंग, क्रॉस ब्रीडिंग, ग्रेडिंग अप और हाइब्रिडाइजेशन। एक एक को चलिए देखते हैं। नोट्स आप बना लेना, मैं यहाँ पे सिर्फ बोल रहा हूँ और एक एक का डिटेल से मैं बात बता रहा हूँ कि बस हमको यहाँ पे सिर्फ समझना है। पीडीएफ चाहिए तो आप बता सकते हैं। तो 4 प्रकार के हैं आउट क्रॉसिंग, एक एक के बारे में जान लेते हैं। आउट क्रॉसिंग क्या होता है, आउट क्रॉसिंग को भिन्न संकरण के नाम से जानते हैं। इसमें एक ही नस्ल के पशुओं में होने वाला प्रजनन है जो आपस में रिश्तेदार नहीं है, और सबसे सरल तरीका यही है कि जैसे कांकरेज गाय ले ली तो उसका दूसरी नर कांकरेज गाय के साथ क्रॉसिंग करा दिया तो उसको आउट ब्रीडिंग कहते हैं। ये तो सादा सिंपल है। दूसरा आता है क्रॉस ब्रीडिंग। क्रॉस ब्रीडिंग में क्या होता है, ये 3 प्रकार का होता है। इसमें क्या है, अलग अलग नस्ल के पशुओं को लिया जाता है और उसमें संकरण कराया जाता है जिससे उत्पादकता, रोग प्रतिरोधकता क्षमता बढ़ती है। और इसमें 3 प्रकार होते हैं। एक तो होता है क्रिस क्रॉसिंग। क्रिस क्रॉसिंग में तो क्या है कि एकांतरित पीढ़ियों का क्रम में संकरण कराया जाता है। जैसे कि एक कोई गिर गाय ले ली, जैसे ये माता है, ये उसकी बेटी है, गिर गाय ले ली, ये उदाहरण के लिए मैं समझा रहा हूँ। दूसरी मान लीजिए राठी गाय ले ली, इसकी माँ है और इसकी बेटी है। तो क्रॉस मतलब इसकी गिर गाय की माँ और इसकी बेटी, इनके मध्य संकरण करा दिया तो एकांतरित क्रम में संकरण हो गया, तो इसको हम क्रिस ब्रीडिंग कहते हैं। ठीक है, समझ में आ गया क्रिस ब्रीडिंग क्या होता है। इसके बाद दूसरा है ट्रिपल। ट्रिपल नाम से ही देखो पता चल रहा है, ट्रिपल मतलब 3। इसमें 3 अलग अलग किस्म की प्रजातियां हैं, उनके मध्य संकरण कराया जाता है। जैसे राठी गाय है, 3 अलग अलग प्रजातियों का क्रॉसिंग के कारण से हुई है। इसको रेशनल क्रॉसिंग के नाम से भी जानते हैं। इस ट्रिपल क्रॉसिंग को क्या जानते हैं, रोटेशनल ब्रीडिंग के नाम से भी जानते हैं। 3 प्रजातियां इसमें होती है और तीनों का आपस में संकरण करा, पहले 2 का करा लिया और फिर तीसरे का उसमें संकरण करा लिया। ठीक है, अब तीसरा है बैक क्रॉसिंग। बैक क्रॉसिंग में हिंदी में हम इसको पितृ संकरण भी कह सकते हैं। अब देखिए इसमें होता क्या है, इसको हम एक डायग्राम से समझते हैं। जैसे ये 2 जनक है, इनसे एक कोई संतान उत्पत्ति हो रही है, ये जनक है, इनकी क्रॉसिंग से ये संतान उत्पत्ति हो रही है। अब इस संतान का पुनः हम पैतृक से क्रॉसिंग कराते हैं, तो इस प्रकार की क्रॉसिंग को हम बैक क्रॉसिंग कहते हैं, पितृ संकरण कहते हैं। ठीक है, समझ में आ गया।
अब चलते हैं अगले क्रॉसिंग पे, ग्रेडिंग अप पे। ग्रेडिंग अप में क्या होता है, इसको क्रमोन्नति कहते हैं, क्रमोन्नति संकरण। इसमें क्या करते हैं, जैसे कि इसको भी हम डायग्राम से समझते हैं। ये मादा है, इसको हम एम से रिप्रेजेंट कर लेते हैं, और ये नर है। मादा तो एफ से रिप्रेजेंट कर लेते हैं, अच्छा रहेगा। और मेल है, मेल और फीमेल, ठीक है। अब ये जो मादा है ये अशुद्ध लक्षणों वाली है। कैसी है? अशुद्ध लक्षणों वाली है ये मादा, ठीक है। इसमें कुछ कमियां हैं, इनको हमने कराया क्रॉस। अब जो संतानोत्पत्ति होगी उसमें कुछ लक्षण तो इसके भी आएंगे और कुछ लक्षण इसके भी आएंगे। अब जो संतान है इसका पुनः हम शुद्ध नर से, मेल से पुनः क्रॉसिंग कराते हैं, जैसे कि हम बैक क्रॉसिंग में करते हैं, सेम टू सेम वैसा ही है। लेकिन इसमें जो फीमेल है वो, उसमें क्या है, अशुद्ध लक्षण है, अशुद्ध कुछ कमियां हैं, और उस कमियों को सुधार करने के लिए हमने एक शुद्ध नर से और इसका क्रॉसिंग करवाया है। तो ये था ग्रेडिंग अप संकरण में। अगला जो संकरण है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन में क्या होता है, दो भिन्न भिन्न जातियों के पशुओं के मध्य में संकरण कराया जाता है। इसमें जातियां ही अलग अलग आ गई। यहाँ तो सिर्फ क्या था कि जैसे गाय थी तो गाय का गाय से करवाया, भैंस थी तो भैंस का भैंस से करवाया, ये संकरण था इन तीनों में। तो अब इसमें क्या है, जातियां ही अलग अलग है। जातियां अलग अलग कैसे, जैसे कि गधे का घोड़े से करवा दिया, घोड़े का गधे से करवा दिया, गाय का भैंस से करवा दिया, ऐसे ऐसे संकरण करवाते हैं। तो दो अलग अलग प्रजातियां हो गई, उनके मध्य में जो संकरण करवाया है उसको जातीय संकरण या हाइब्रिडाइजेशन भी कहते हैं। अब कुछ इंपॉर्टेंट नस्ल हैं जो कि हाइब्रिडाइजेशन के तहत जन्म लेती हैं, जैसे खच्चर। खच्चर जो प्रजाति है ये गधे और घोड़ी के संकरण से पैदा हुआ है, जिसमें एक मेल है और एक फीमेल है, जैसे गधा मेल और घोड़ी फीमेल। लेकिन यदि गधा की जगह हम गधी ले और घोड़ी की जगह घोड़ा ले तो उससे जो पैदा होती है वो उसको हिन्नी कहते हैं। हिन्नी घोड़ा और गधी इन दोनों के संकरण से पैदा होती है। जेब्रियोड, जेब्रियोड जेब्रा और घोड़ी के संकरण से पैदा होती है। कैटलो, तो देखो कैटलो है क्या, इसको ध्यान रख सकते हैं। एक तो बफेलो, लो तो किसका, बफेलो का, और काऊ का सी से के ध्यान रख लो, यानी गाय और भैंस। और भैंस कैसी है, भैंस है अमेरिकन भैंस और गाय है यूरोपियन। ध्यान रखना, भैंस कैसी है, भैंस है अमेरिकन, अमेरिकन तो भैंस है, और यूरोपियन गाय है। कामा, कामा ऊंट और लामा के संकरण से पैदा होता है। ऊंट और लामा दो जानवर है, इनसे नई प्रजाति जन्म ली है और उसका क्या नाम है, कामा। ये कुछ इंपॉर्टेंट हाइब्रिडाइजेशन की नस्लें जो प्रजनित की है वो आपको ध्यान में रखना है। अब एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है यहाँ पे, भ्रूण प्रत्यारोपण। भ्रूण प्रत्यारोपण में क्या होता है, इसमें मादा के भ्रूण को किसी अन्य पशु में हम ट्रांसफर करते हैं। कोई फीमेल है, फीमेल पशु है, उसके भ्रूण को निकाल करके हमने और किसी अन्य मादा के भ्रूण में ट्रांसफर कर दिया, तो उसको हम एम्ब्रियो ट्रांसफर कहते हैं। अब इस एम्ब्रियो ट्रांसफर की जरूरत क्यों पड़ी, देखिए एआई में हम क्या करते हैं कि जैसे किसी शुद्ध नस्ल के या अच्छी नस्ल के नर का सीमन को लेकर के और मादा में ट्रांसफर कर दिया। अब उस जो संतान पैदा होगी उसमें लक्षण एक तो नर के आएंगे और दूसरी उस मादा के जिसके भ्रूण में उसको ट्रांसफर किया गया है, दोनों के लक्षण आएंगे। ये तो होता है एआई में। अब भ्रूण प्रत्यारोपण में क्या किया हमने, पहले तो उसको एआई किया और फिर उसको वहां नहीं रखा, जिस मादा के गर्भाशय में उसको नहीं रख करके उसको निकाल करके वापस और एक अन्य जानवर के शरीर में उसको डाल दिया, तो वो रहता है भ्रूण प्रत्यारोपण। भ्रूण अवस्था में उसको वहां से निकाल करके और किसी तीसरे जानवर के गर्भाशय में उसको स्थापित कर दिया। अब इसकी जरूरत क्यों पड़ी, जैसे कि विदेशी गायें बहुत अच्छा दूध देती है,
तो हमने क्या किया, विदेशी गायों को प्रजनित कर दिया, आर्टिफिशियली ब्रीडिंग कर दी उसकी, एआई के द्वारा कृत्रिम गर्भधान कर दिया और उसके भ्रूण को निकाल करके हमने इंडियन गाय के भ्रूण में प्रत्यारोपित किया। अब जो इंडियन गाय जो बछड़ा देगी वो विदेशी नस्ल का बछड़ा देगी। तो ये बहुत अच्छी टेक्निक है और गाय की नई प्रजातियां विकसित हो रही है, क्योंकि इसमें जो लक्षण आएंगे जिस मादा के गर्भाशय में वो ट्रांसफर किए उसके लक्षण नहीं आएंगे, उसमें उन जनकों के आएंगे जो उसका भ्रूण निकाला गया है। एक तो उस मादा के आएंगे जहां से वो निकाला गया है, और एक उस नर पशु के आएंगे जिसका सीमन वहां पे यूज किया गया है। तो ये फायदा है, इसके कारण से हम भ्रूण प्रत्यारोपण करते हैं। अब इसमें कैसे ये भ्रूण प्रत्यारोपण करते हैं उसके लिए भी एक विशेष चरण है। सबसे पहले 2 पॉइंट आपको ध्यान में रखना है, एक तो दाता मादा है और एक ग्राही मादा। दाता मादा यह है कि जिसका जो अंडा है वो निषेचित होता है, वो तो है दाता मादा, और ग्राही मादा यह है कि जिसमें भ्रूण को प्रत्यारोपण किया है। तो सबसे पहले जो स्टेप है वो है सुपर ओव्यूलेशन। सुपर ओव्यूलेशन में क्या है, इसमें FSH का टीका लगाया जाता है मादा को। FSH का टीका, इससे क्या होता है, FSH हार्मोन स्रावित होता है और इससे क्या है, मादा में अंडोत्सर्ग कराते हैं, यानी कि प्रजनन के लिए तैयार करते हैं। उसके लिए FSH का टीका उसको लगाया जाता है, FSH का इंजेक्शन उसको दिया जाता है, जिससे कि क्या है, मादा में और अंडे प्रजनित हों। ये जो इंजेक्शन लगाया जाएगा, ये स्ट्रेच जब मध्य चक्र स्टार्ट होता है मादा में, उसके 10 से 12 दिन बाद लगाया जाता है। कितने? 10 से 12 दिन बाद ये इंजेक्शन लगाया जाता है। और उसके 2 दिन बाद एक और हार्मोन का इंजेक्शन लगाते हैं, प्रोस्टाग्लैंडिन्स। किसका? प्रोस्टाग्लैंडिन्स, इसका इंजेक्शन लगाया जाता है। कितने दिन बाद? 48 घंटे बाद, यानी लगभग 2 दिन के बाद उसमें ये इंजेक्शन लगाया जाता है। ठीक है, पहले स्टेप में सुपर ओव्यूलेशन हो गया। अब दूसरा स्टेप आता है ओएस्ट्रस सिंक्रोनाइजेशन। अब इसमें क्या करते हैं कि जिसमें हमको ट्रांसफर करना है उसको भी मतलब हीट में लाना है, ताप में लाना है, तभी तो उसमें ट्रांसफर करेंगे। ऐसे थोड़ी कि वो हीट में नहीं है और उसमें हमने भ्रूण को स्थापित कर दिया तो वो सक्सेस होगा ही नहीं। तो पहले जिसमें हम ट्रांसफर करने वाले उसको भी हीट में लाना है। तो इसके 1 दिन बाद, यानी कि 1 दिन पहले तो हमने जिसमें निषेचन करना है उसमें उसको हीट में ला दिया, और उसके 1 दिन बाद यानी ग्राही मादा है उसको हीट में लाने के लिए उसमें यही प्रोस्टाग्लैंडिन्स का इंजेक्शन लगा दिया। ठीक है, ये स्टेप है ओएस्ट्रस सिंक्रोनाइजेशन। तीसरा स्टेप है ब्रीडिंग। ब्रीडिंग में क्या करते हैं, जो मादा है पहली वाली जिसमें हमने नर का सीमन डालना है, उसमें हमने एआई के द्वारा उसको गर्भित कर दिया। अब गर्भित कर दिया तो वो गर्भित हो गई, 1-2 दिन बाद वो उसमें निषेचन हो जाएगा शुक्राणु और अंडाणुओं का। ठीक है, अब इसके लगभग 7 दिन बाद, 1 सप्ताह बाद क्या करेंगे, भ्रूण को कलेक्शन करेंगे, एम्ब्रियो कलेक्शन। अगला स्टेप आता है एम्ब्रियो कलेक्शन। अब ये एम्ब्रियो कलेक्शन करेंगे कैसे, इसको भी मैं थोड़ा सा हल्का सा डायग्राम बना के बताता हूं कि एम्ब्रियो कलेक्शन करते किस प्रकार से हैं। जैसे ये गाय का पिछला हिस्सा है और ये उसके प्रजनन अंग है, तो इसमें एक सॉल्यूशन लिया जाता है, फास्फेट बफर सॉल्यूशन। इसको
3 वे कैथरेटर की सहायता से डाला जाता है। देखो 3 वे कैथरेटर कैसी होती है, उसमें 3 मुंह होते हैं, एक मुंह को बीकर में से कनेक्ट करते हैं, ठीक है, ये गई मादा के जननांगों में। दूसरा जो निकल के आता है उसको हम आउट वाला पार्ट है उसको, जिससे कि उसको सीमन को कलेक्ट करते हैं, जो भ्रूण है उसको कलेक्ट करते हैं। और एक जो होती है जो एयर बॉल्ब होती है। तो ये 3 वे कैथरेटर है। इसमें क्या करते हैं, एक हिस्से को में हम बफर फॉस्फेट बफर सॉल्यूशन डालते हैं और उसको फ्लश करते हैं इस नली में जाकर के, और वो मादा की योनि में जाएगा। वहां से जो भ्रूण हैं, जो भ्रूण यानी कि जिसमें निषेचन हो चुका है, शुक्राणुओं का और अंडाणुओं का निषेचन हो चुका है, उस अवस्था में हम बफर सॉल्यूशन डालते, फॉस्फेट बफर सॉल्यूशन, जिससे क्या ये भ्रूण फ्लश होकर के और दूसरे भाग से निकल करके ये आ जाते हैं। इसमें यहाँ एक छलनी लगी रहती है, एक महीन बारीक वाली छलनी, जिससे क्या है ये अंडाणु जो भ्रूण है वो तो रुक जाता है और सॉल्यूशन इसमें से पार हो जाता है। अब ये जो अंडाणु इसमें भ्रूण इसमें रुक गए, इसको लेबोरेटरी में जाकर के इनक्यूबेट करते हैं और लेबोरेटरी में जाकर के संरक्षित करते हैं। और बाद में जब किसी अन्य पशु में इसको ट्रांसफर करना होता है तो उसको एआई के द्वारा, कृत्रिम गर्भधान के द्वारा, वो अन्य मादा में उसको ट्रांसफर कर दिया जाता है, जैसे कि एआई में करते हैं। ठीक है, अगर लास्ट अपना क्या स्टेप रह जाता है, तो लास्ट अपना ये स्टेप रह जाता है कि भ्रूण का मादा में प्रत्यारोपण कैसे करते हैं। जैसे एआई के द्वारा हम करते हैं वैसे सेम टू सेम ये करते हैं। तो ये कुल 6 स्टेप थे भ्रूण प्रत्यारोपण को बताने के। ठीक है, मैंने अच्छे से बता दिया है संकर प्रजनन के बारे में, पूरा संकरण के बारे में, पशुओं में होने वाले संकरण के प्रकार और एम्ब्रियो टेक्निक बता दी कि एम्ब्रियो किस प्रकार से ट्रांसफर किया जाता है।